पुनश्च एक वार आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. महिला ज्योतिष चर्चा समूहाच्या वतीने आयोजित या व्याख्यानमालेचं हे समापन पर्व आहे आणि आज गुरुपौर्णिमेच्या या सुंदर तिथीला आपण हे समापन करणार आहोत या पर्वाचं. पुढची पर्व सुरूच राहणार आहेत विविध स्वरूपांमध्ये. तर त्यासाठी आज इथे आपण दुसऱ्या पर्वाचे मुख्य अतिथी आदरणीय आपल्या शर्मा सर उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांच्या उपस्थितीला आधीच मान्यता दिलेली आहे आणि प्रणाम केलेला आहे. सर्वांना ऐकायला येत आहे? हो मॅडम, ऐकायला. सुरू करूया. लक्ष्मीजी आप हो ना? जी 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 हाँ. तर आपण आता पांडे सरांना घाई होती म्हणून हे त्यांनी सत्र त्यांचं झाल्यानंतर विनंती केली होती आणि गुरुजनांना आपण त्यांच्या प्रमाणे जर वागू दिलं तर आपलं सगळ्यात चांगलं असतं. आपल्याला हे लाभही होतो आणि आपण पुढेही जातो. तर आपण ह्या पर्वाची सुरुवात करूया. सर्वप्रथम पुनश्च एक वार सर्व ज्योतिषशास्त्रकार, ऋषीमुनी, विद्वान आचार्य यांना तसंच माझे पूज्य गुरु आदरणीय पूजनीय श्री ए व्ही सुंदरम सरांना विनम्र अभिवादन करते. माझे दुसरे गुरु आदरणीय पूजनीय चंद्रशेखर शर्मा सरांना सुद्धा साष्टांग प्रणाम करते. तसंच सभेमध्ये उपस्थित सर्व ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ सर्व अभ्यासकांना सस्नेह नमस्कार. आज आपण इथे ही व्याख्यानमाला 22 पुष्प आपण आतापर्यंत अर्पण केलेली आहेत. ही माला होती आणि त्या मालेमध्ये जे 3 पुष्प शेवटी आपण मध्यभागी लावतो, ज्यामुळे ती सुशोभित होते, अलंकृत होते, त्या 3 पुष्पांचा आज आपल्याला लाभ होणार आहे. आणि ते 3 पुष्प म्हणजे त्यातील एक पुष्प आदरणीय पांडे सरांनी इथे ओवून ते गेलेले आहेत निघून. दुसरं पुष्प, मधलं पुष्प जे आणखी सुशोभित असतं ते म्हणजे आदरणीय शर्मा सर आपल्यामध्ये ओवणार आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ मिळणार आहे. तसे ते सदैव आपल्यासोबत असतात. आशीर्वाद रूपाने ते आपल्याला काहीतरी देतच असतात. परंतु त्यांचं व्याख्यान म्हणजे गुरुपौर्णिमेशिवाय दुसरा मला अवसर सापडत नव्हता. त्यामुळे मी फक्त हाच मला अवसर त्यांच्यासाठी योग्य वाटला म्हणून आज त्यांचं प्रामुख्याने व्याख्यान इथे आयोजित करण्यासाठी मी त्यांना विनंती केली आणि त्यांनी ती विनंती मान्य केली. कारण त्यांच्या व्यस्त शेड्यूलमध्ये सकाळी 11ची वेळ म्हणजे त्यांच्यासाठी तेवढी सोयीची नसते. परंतु तरीही बालहट्ट म्हणून त्यांनी माझा हट्ट मान्य केला आणि ते आले. यासाठी मी खूप खूप प्रसन्नता व्यक्त करते. आणि आपण प्रथेप्रमाणे कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण नवग्रह स्तोत्र, गणपती पूजन, सरस्वती वंदन आणि नवग्रह स्तोत्र पठण आपल्या सुमधुर आवाजाच्या गायिका राज्यलक्ष्मी राव यांच्या सुंदर वाणीतून ऐकूया. लक्ष्मीजी आप शुरू करें. धन्यवाद. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. अगजा आननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता. सा मां पातु सरस्वती
भगवती निःशेषजाड्यापः। धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर प्रसन्न वातावरण निर्मिति आप सदैव ही करती हो आपकी वाणी से, और सही में आपकी जिह्वा पर सरस्वती सही में नर्तन करती है, जैसे कि अभी हमारे पूज्य आचार्य पांडे सर ने कहा। आज के सभा में प्रमुख वक्ता हमारे पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा सर उपस्थित है, जिनके वाणी से हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनने वाले हैं। इसलिए मैं उनका परिचय आपसे संक्षिप्त में कराती हूँ। वैसे तो वो सभी को परिचित है, परंतु हमें कुछ बातें सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें ज्ञात होती है। बड़े लोगों का यही लक्षण होता है, उनसे परिचय पूछने पर बोलते हैं कि मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं आपके साथ उपस्थित होता हूँ, यही मेरा परिचय है। तो ऐसी बात नहीं है, उनमें बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो हमें अपने, जैसे पांडे सर ने उल्लेख किया कि मैं नहीं बोलते, मैं यानी सूक्ष्म स्वरूप समझते हैं अपने आप को, और उसमें सूक्ष्म का ही व्याप्त स्वरूप हमें दिखाई देता है। इसलिए मैं संक्षिप्त में आदरणीय शर्मा सर का परिचय आपसे कराती हूँ। आदरणीय शर्मा सर, आप मला वाटतं आपण मराठी आहोत तर मराठीमध्येच करावं, आतापर्यंत हिंदीमध्ये आपण भाषण केलं त्यामुळे। तर शर्मा सर, आपण वयाच्या 8व्या वर्षापासून कुलोचित परंपरेनुसार ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास आरंभ केला। 8व्या वर्षापासून, कल्पना करा, आज 4थ्या वर्गातला बालक किंवा 3ऱ्या वर्गातला बालक त्या वयाचे सर असताना, कारण त्यांचे पिता सुद्धा ज्योतिषी होते, पण हे ज्ञान ज्यांना जिज्ञासा असते तेच लोक करतात, आणि जे संशोधक वृत्तीचे असतात त्यांनाच याची रुची अधिक वाटत असते। तर अशा या आदरणीय सरांनी या ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासाचा आरंभ वयाच्या 8व्या वर्षापासून केला। तसंच देश विदेशात त्यानंतर त्यांनी, जे आधी इंजिनिअरिंगची पदवी प्राप्त केली, त्यानंतर देश विदेशात त्यांनी ह्या अभ्यासाच्या, त्यांच्या बळावर, ह्या अभ्यासाच्या ज्ञानावर त्यांनी इतरांना सुद्धा ते ज्ञान समर्पित केलं, वितरित केलं। त्यांचे देश विदेशात अनेक शिष्य आहेत, आणि जे अतिशय चांगल्या रीतीने आपण बघतो की सरांचं ज्ञान कसं आहे, सखोल असा मला नाही वाटत कुठलाच असा भाग असेल की जो त्यांनी ज्योतिषशास्त्राच्या नियमांमधला महत्वाचा जो भाग आहे असा कुठलाही त्यांच्या नजरेतून सुटत नाही, किंवा कुठलाही असा भाग नाही की जो त्यांनी अभ्यासलेला नसावा, किंवा त्यांना माहित नाही असं तर नाहीच, परंतु त्यांनी अभ्यासलेला सुद्धा असतो, हे महत्वाचं आहे। प्राचीन शास्त्राचे ते पुरस्कर्ते आहेत, आणि त्यांनी आपल्या मनाच्या आधार स्वरूप काही श्लोक आहेत त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचे, ते दिलेले आहेत। त्यांचे शिष्य अनेक देशांमध्ये आहेत, आणि सरांनी सुद्धा अनेक सभांमध्ये, देश विदेशातील सभांमध्ये ज्योतिष विषयावर व्याख्यानं दिलेली आहेत, आपले मत सांगितलेली आहेत, आणि परखडपणे सर मत सांगतात, हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे। आणि परखडपणे सांगून सुद्धा त्यांचा आदर करून त्यांना आदरपूर्वक बोलावलं जातं, हे त्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे। कारण परखडपणे सांगणं ह्याला सुद्धा हिंमत असते, ज्याच्या जवळ सर्व अभ्यास आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स असतो तेच लोक परखडपणे मत मांडू शकतात, कारण त्यांनी अध्ययन केलेलं असतं। तर ह्या अध्ययनाची महती आहे की ते अशा प्रकारे मत मांडतात, आणि त्यांना जे पटतं ते अगदी सांगत असतात। त्यांची 4 पुस्तकं आहेत। वैदिक ज्योतिष एक रहस्य उद्घाटन, ह्या ग्रंथाला परिमल पब्लिकेशननी प्रकाशित केलेलं आहे। एस्ट्रोलॉजी अँड डिमेस्टिफाईड, हे सुद्धा परिमल पब्लिकेशनचंच आहे। लघु पाराशरी, लघु अँड मध्य पाराशरी कॉमेंट्री, हे सप्तर्षीने प्रकाशित केलेलं प्रकाशन आहे। आणि भावार्थ रत्नाकर कॉमेंटरी, हे परिमल पब्लिकेशननी प्रकाशित केलेलं। अशी 4 ग्रंथांची त्यांची ग्रंथसंपदा त्यांनी स्वतः लिखाणातून उतरवलेली आहे, आणि ह्या सर्व ज्ञानाचं सार अशा ग्रंथांमध्ये मिळतं। तसंच सर अनेक व्याख्यानं आपल्या ज्योतिष टीचिंग चॅनलवर सुद्धा देत असतात, कारण वयोमानाप्रमाणे त्यांना आता लिखाण जमत नाही, त्यामुळे ते सरळ कॅमेरा ऑन करतात आणि सरळ त्यांच्या मनात जो विषय आला तो तिथे स्पष्ट करतात, आणि ह्या वयात सुद्धा ते अगदी टू द पॉइंट बोलतात।
हे महत्वाचं आहे. कारण कुठेही भरकटत नाहीत आणि तो जो विषय आहे तो 15-20 मिनिटं, कधी अर्धा तास, जो काही वेळ असेल त्या विषयाला पूर्ण करून ते त्या चॅनलवर टाकतात आणि त्यांची ती वैशिष्ट्यपूर्ण व्याख्यानं सर्वांना आवडत असतात. तसंच कार्यशाळा सुद्धा घेतल्या जातात सरांच्या. आणि आता सध्या विशिष्ट म्हणजे त्यांचं आयकाज म्हणजे ICAS जे आयकाज आहे त्यांचे ते नोएडा आणि आयकाज आणि नोएडाच्या चॅप्टरचे व्याख्याते आहेत ते तिथे त्यांना विशारदोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी फॅकल्टी म्हणून आहेत. तसंच आचार्य श्री संजय रथ यांच्या SJC ऑर्गनायझेशन मध्ये ते 2006 पर्यंत गुरु होते. सन्माननीय फॅकल्टी होते, व्याख्याते होते. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी फॉरेस्ट मॅनेजमेंट बोर्ड ऑफ गव्हर्नर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंट बोर्ड ऑफ गव्हर्नर मध्ये मनोनीत सदस्य पण होते. त्यांना मराठी, हिंदी, आंग्ल भाषेवर सारखंच प्रभुत्व आहे हे मी नेहमी बघते. आणि परंतु ते स्वतःच्या मूळ तमिळ भाषेपासून अनभिज्ञ आहेत. तर आणि आम्हाला तर चांगलंच वाटतं कारण ते मराठी बोलू शकतात, हिंदी बोलू शकतात. तर अशा प्रकारे ते विविध विषयांवर ज्योतिषांच्या ज्ञानवर्धनासाठी ते लेखन करतात. त्यामुळे आणि कुठेही त्यांना आमंत्रित केलं की ते वेळ असल्यास नक्कीच तिथे जाऊन आपलं ज्ञान वितरित करत असतात. मुक्त हस्ते ज्ञान देणं हा त्यांचा स्वभाव आहे. त्यामुळेच आणि सर्वांना आपण आता परिचय त्यांचा झालेला आहे आणि त्यांची प्रचिती सुद्धा येत असते. इतके महान आचार्य म्हणूनच मी त्यांना गुरु मानते. ते माझे गुरुवर्य आहेत आणि त्यांचा आशीर्वाद म्हणून ते मी सांगितल्यावर नेहमी येत असतात आणि ज्ञानवर्धन करत असतात सर्वांचं. एकच म्हणेन, गुरु वंदनीय, गुरु पूजनीय, गुरु माऊली असे, गुरु आशीष सदैव माझ्या शिरी वसे. असाच आशीष सदैव असू द्यावा. आदरणीय शर्मा सर, आपलं मनसुमनांनी मी स्वागत करते आणि हे व्याख्यान मालेचं जे पुष्प आहे आपल्या चरणी अर्पण करते. आपल्यास विनंती आहे की आपलं व्याख्यान आपण सुरू करावं. धन्यवाद. माझा आवाज ऐकू येतोय ना? हो. मला असं वाटतं की मी एक आणखी सांगू शकतो. माझे वडीलही डॉक्टर होते. त्याच्यामुळे ज्योतिष्य हा आमच्याकडे व्यवसाय म्हणून कधीच नव्हता. ज्योतिषाचं अध्ययन करणं हे हॉबी म्हणा तुम्ही किंवा याची इच्छा होती. माझ्या आजीलाही येत असत ज्योतिष. इंदोरमध्ये ती ज्योतिषांना काही थोडंफार शिकवायची. तर पण हा विषय वेगळा आहे. आज मला वाटतं की गुरुपौर्णिमेचा मुहूर्त आहे. मराठी, हिंदी जे हवं असेल ती भाषा मला सांगा ना. म्हणजे काहींना जर हिंदीमध्ये नाही सांगावं, काही फक्त प्रश्न नाही. पांडे सरांना मराठी नाही कळत म्हणून आपण ते पहिलं व्याख्यान हिंदीमध्ये. काहीच प्रश्न नाही ना. विदर्भात राहणाऱ्यांना दोन्ही भाषा आपण हिंदी पण बोलू शकता, आपण कुठलीही भाषा. नाही मला काहीच माझ्याकडून काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त काय की आता या भाषा एकमेकांमध्ये मिक्स होतात. हो, ते तर होणारच आहे. भाषांवर चालत राहतात आहे ना. सर फिर तो हिंदी में बोलिएगा, हम अच्छा, सबको हाँ, समझ में राज्य आएगा. लक्ष्मी जी के लिए अच्छा इसीलिए बोला की जी जी. आदरणीय कुलकर्णी सर उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांच्या उपस्थितीला मान्यता देते आणि सादर प्रणाम करते. त्यांना माझा प्रणाम सांग. करा सर सुरू. तो हम ज्योतिष के बारे में, मैं तो ऐसा भी रुक्ष बोलता हूँ. मैं ये सोच रहा था कि ज्योतिष के बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि 18 प्रवर्तक हो गए हैं. उनके बाद में बहुत सारे आचार्य हो गए हैं. बहुत ग्रंथावली है जो हमें उपलब्ध है. परंतु मैं सहसा ये देख रहा हूँ, मैं जब छोटा था तब शनि का डर बताया जाता था ज्यादा. आजकल काला सर्प का डर बताया जाता है. ये प्रथा बहुत अच्छी है ऐसा मुझे नहीं लगता. मेरा ऐसा मानना है कि हम जो ज्योतिष में किसी भी राशि चक्र का जब हम विश्लेषण करते तो हमने क्या देखना चाहिए, इसके बारे में मैं मेरे विचार बताता हूँ. वो बहुत गलत भी हो सकते हैं, परंतु आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ. ये जो ग्रह है ये अपनी अपनी शक्ति बताते हैं. अब ये शक्ति अच्छे प्रकार से इसका प्रयोग करना या इसके बुरे प्रकारों को हमने उभार के लाना, ये तो जातक के हाथ में से जरूर ख्याल करेंगे. मेरा ऐसा मानना है कि हमने इसको एक प्रकार से मैनेजमेंट टूल समझना चाहिए. ये हमारी जिंदगी को मैनेज करने का एक औजार है ऐसा आप समझिए, या शास्त्र है ऐसा समझिए.
इसीलिए ज्योतिष को अपरा विद्या कहा गया है। वेदों को और उपनिषदों को भी आचार्य शंकर ने अपरा विद्या कहा है। लोगों को आश्चर्य लगता है कई बार, पर ऐसा मांडुक्य उपनिषद की उनकी यदि आप टीका पढ़ेंगे तो उसमें बोला है, क्योंकि अपरा का मतलब वो परा विद्या अलग है, वो आप ही को खुद को ढूंढते हो, वो अलग विद्या है, वो गुरु के कृपा से प्राप्त होती है और हमें आत्म अध्ययन करके प्राप्त होती है। आजकल ये टेंडेंसी देख रहा हूँ, इन दोनों को एक में लाने की कोशिश होती है। मुझे थोड़ा सा उसमें दुख जरूर होता है, ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। परंतु अपरा विद्या क्या है? तो अपरा विद्या इस धरातल पे हम जब जिंदगी जीते हैं तो हमें जो भी परमेश्वर ने दिया है, इसका अच्छा उपयोग करके हम खुद की प्रगति और हमारे राष्ट्र की पूरा वसुधा की कैसी हम उसकी प्रगति कर सके, इसके लिए जो विद्या काम में आती है उसे अपरा विद्या कहा जाता है। इसीलिए वेद है, उपनिषद है, इनको सबको अपरा विद्या में जोड़ा गया है। इसे ख्याल में रखना जरूरी। आजकल ज्योतिष में कई बार ऐसी एक प्रथा पड़ गई है कि यदि हमारा भविष्य कथन गलत हो गया तो हमने बोलने का कि आपका जो जन्म का समय है ये माइक्रो सेकंड तक सही नहीं था। मुझे लगता है ज्योतिषियों ने इससे दूर जाना चाहिए। गलती यदि हो गई, कोई भी जो शास्त्र है जिसमें भविष्य कथन किया जाता है, इसमें वो भविष्य कथन सही न होने का बीज भी उसी में डूबे रहते हैं। खासकर ज्योतिष में इसे इसलिए रहते हैं कि जातक का मन क्या करेगा, ये इस पे अधिकार केवल जातक का है, भविष्य कथनकार का नहीं। हमारा कर्तव्य जो है उसे सही सलाह देना, उसने कौन सा कर्म करने से उसके अशुभ फल कम हो सकते हैं और शुभ फल बढ़ सकते हैं, इसके बारे में उसे मार्गदर्शन करना, ये ज्योतिषी का मूल कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने जैसा कहा कि मैं गलत रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक विचार की पद्धत, अब एक तो हम पुराने जमाने के हैं ना, तो थोड़ी विचार की पद्धत भिन्न होती है। ऐसा यदि हो गया तो फिर से हमने उस राशि चक्र को देखना चाहिए कि क्यों गलती हो गई, मैंने कहा क्या गलत किया। हमारे को 2 घंटे का करीबन समय, 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ तक करीबन 2 घंटे में एक राशि बदलती है, तो लग्न 1-2 घंटे में अंदाजन बदलता है। ये दिया हुआ है हमारे पास, गोचर दिया गया है जो सही जगह रहता है, ग्रहों के स्वभाव दिए हैं, मनुष्य के रूप के बारे में बताया है। हमारे पास बहुत सारे औजार जिससे हम ये जो कमियां हैं इनको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती हो गई, या किसी का भी आजकल मैं ज्यादा देखता हूँ कि मेरा बर्थ टाइम करेक्ट करो, तो उसका कोई कारण होगा तो करेक्ट करने में ठीक है, या लग्न ही बदल जाता है, क्योंकि भावों को बहुत महत्व है। जैसा कि पांडे सर भी बता रहे थे, भावों के बारे में बताया गया है, सब विद्वानों ने बोला है। ऐसा कहते हैं, इंदु सर्वत्र बीजाभो लग्नम च कुसुम प्रभ फलेन सदृशंश्च भाव स्वादु रसस्फुट। तो इसका अर्थ है कि ये एक से एक ज्यादा महत्व के, परंतु इनका सबका बीज जो है वो इंदु यानी चंद्र है। चंद्र मन का कारक है, हमें पता है। हमारा खुद का भी जन्म हमारे माता से होता है, उसका भी कारक चंद्र है, ये हमें पता है। तो ये चंद्र का जो उसका जो बर्ताव है, ये चंचल स्वभाव है। इसलिए आपने बता दिया, जातक ने नहीं माना, उसके मन से उसने किया, उसको कोई तकलीफ हुई या ज्यादा अच्छा भी हुआ, उसको कोई हरकत नहीं, दोनों में भी। तो उसके लिए ज्योतिषी ने बेमतलब उसका समय गलत था, फलाना था, ऐसी ऐसी बातें करना उचित नहीं है। ये तब कर सकते हैं जब आपको यदि समय का करेक्शन करना है, उसको उचित समय हमको ढूंढना है, तो वहां ढूंढ सकते हैं जहां 2-4 अंशों में शुरू के हैं लग्न, या आखिरी के 2-3 अंशों में है, या जो जातक यदि आपके सामने है तो उसका शरीर, उसकी हलचल, उसको आए हुए अनुभव, ये जो आपको कुंडली दी है, राशि चक्र जो दिया है, उससे ये मेल ही नहीं खाता। इस परिस्थिति में जरूर आपने देखना चाहिए, या तो वो एक लग्न आगे होगा या तो एक लग्न पीछे होगा। ये होने के बाद में ये सब बराबर आता है, ये देखना भी ज्योतिषी का कर्तव्य है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आपने गलत दे दिया मेरा। आप पूछ सकते हैं ना उन्हें कि ऐसा हुआ था क्या, मंगल है तो आप क्या करते हो इस क्षेत्र में, भाव में क्या होता है, उसका परिणाम आप लोगों को मालूम है, सब विद्वान ज्योतिषी हैं तो हमें पता है। या शुक्र फलानी जगह बैठा है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है,
मैं कई बार फिर दूसरी जो एक मैं आजकल एक प्रथा देख रहा हूँ कि जैमिनी को पाराशर से हम भिन्न समझते हैं, परंतु बृहद पाराशर यदि हमने पढ़े तो हमें समझेगा कि जैमिनी में जो भी बताया वो सब बृहद पाराशरी में भी है। कालिदास के उत्तर कालामृत में भी उसने उसको अधिक ग्रह कहा है, पर कारकांश की बात वहां पर भी है, आत्मकारक की बात वहां पर भी है। उसने कहा है कि 8 ही रहते हैं, बाकी के उन्होंने उड़ा दिया। तो हर एक का अलग अलग, उसने पद लग्न के बारे में कहा है कि 8 ही पदों को देखना चाहिए, जबकि जैमिनी या पाराशर सभी पदों को देखते हैं, भावों के पद भी देखे जाते हैं। तो इसमें मतभिन्नता होती है, पर इसका अर्थ हम कि ये ज्योतिष जो है या ये जो भविष्य है, ये जैसा एक बड़ा हाथी रहता है, उसको 7 तरफ से जब 7 अंधे देखते हैं, हर एक को लगता है मैंने जो देखा वो इसे, पर ये सत्यता नहीं। हमें उसका पूरा आकलन करके किसी एक नतीजे पे पहुंचना चाहिए और फिर वो बताने की कोशिश करना चाहिए। ये महत्व का है। फिर होता क्या है कि हम जब बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ टाइम, तो 2 चीजों में आज भी इतने सालों के बाद भी कंफ्यूजन है। जन्म का समय कौन सा, क्योंकि जन्म की उदित राशि को ही लग्न कहते हैं। तो जन्म किसे कहते हैं इसके बारे में संभ्रम है। मैं देखता हूँ कोई बोलते हैं कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड कार्टली की जन्म होता है, किसी ने तो कहा कि वो भूमि पे जब बच्चा गिर जाता है, भूमि पे कभी बच्चा गिरता नहीं है, वो एमनियोटिक सैक में बंद रहता है, वो ऐसा गिर नहीं सकता, भगवान उसकी रक्षा करता है, तो उसको कहते हैं क्योंकि भूमि पतन है। ऐसा न कहे। देखो, वेदों का एक कहीं वाक्य है, मुझे अभी रेफरेंस एकदम याद नहीं आ रहा, परंतु वेदांत में एक जगह कहा गया है शायद कि देह और प्राण का संयोग होना ही जन्म होना है और इनका वियोग होना ही मृत्यु होना है। ये वेदांग शास्त्र। इसका अर्थ यह है कि जब बच्चा पहला सांस लेता है, खुद के इच्छा से जब पहला सांस लेता है, तब तक उसको अम्बिलिकल कॉर्ड से उसके माता का प्राणवायु मिलते रहता है, और उस वक्त वो जो उसके जो फेफड़े है वो काम तो करते नहीं है, इसको अनायास मिलते रहता है, इसे कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो माता करती है। इसीलिए माँ संगोपन करती है, वो 9 महीना आपका रक्षण करती है। तो इसको तकलीफ होती है क्योंकि वो प्राणवायु बंद हो जाता है, उसको वो जब सांस खुद के बलबूते लेना चाहता है तो नैसर्गिक है कि वो फेफड़े फूलते हैं, उसको तकलीफ होती है, इसलिए वो रोता है। ये रुदन का समय शायद जन्म का समय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि कई बार देखिए कि बच्चे ऑक्सीजन टेंट में चले जाते हैं, जन्म होते साथ ही वो सांस नहीं ले सकते, इसलिए उनको ऑक्सीजन, तो इनके जन्म का समय क्या समय। नर्सिंग होम में सहसा घड़िया 10 मिनट आगे की, तो कई बार महिला आती कि हम घड़ी हमारे सामने थी, हम देख रहे थे, तो मैं बोलता उसको छोड़ दीजिए, ऐसा तो माता ने जो बोला उसी समय को वैसे नहीं समझता, बहुत यदि गड़बड़ होगी तो ही उसे बदलने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद में फिर नक्षत्र का महत्व है या नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा बहस चलती है। हम ये भूल जाते हैं कि नवांश ये नक्षत्र चरण ही, जब हम नवांश का प्रयोग करते हैं तो नक्षत्र के अति सूक्ष्म या सूक्ष्म भाग का प्रयोग हम ज्यादा वहां करते हैं। इतना ही नहीं, दशा काल भी चंद्र की नक्षत्र के स्थिति पे ही आधारित है, वो कितने अंश गया है, इसी पे भुक्त और भोग्य दशा हम निकालते हैं, कौन से नक्षत्र में इससे हम जन्मतः कौन सी दशा है निकालते हैं। तो जब कोई दशा का प्रयोग करता है, खासकर नक्षत्र दशा की बात कर रहा हूँ, बाकी दशा का कारण अलग है, वो मैं बताऊंगा कभी जब वक्त रहेगा। तो ये न समझे कि हम नक्षत्र से करते हैं, वो फलाने से करते हैं, वो सभी एक ही से करते हैं। उसका वो जो हम हमारा जो लॉजिक जिसे हम बोलते हैं, न्याय जो बोलते हैं, तर्क जो लगाते हैं, उसको देखने की दृष्टि केवल अलग है। मैंने कई बार देखा कि भाई नक्षत्र से देखना चाहिए, नक्षत्र स्वामी ही करेगा, तो नक्षत्र चरण का स्वामी भी करता है ना। तो या नाड़ी वालों को कोई समझता नहीं, हमको समझता है, फिर हम बोलते हैं कि वो जमीनी वालों को समझता नहीं, वो बोलते हैं पराशरी वालों को समझता नहीं। पहले इसमें से हमने बाहर निकल जाना चाहिए। ये ज्ञान इतना विस्तृत है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे याद है कि सर्वार्थ चिंतामणि में बीवी रमन साहब के जो पितामह थे डी सूर्यनारायण राव, उन्होंने लिखा है, उस समय में उनकी उम्र और एज आप समझ लीजिए, उन्होंने कहा है कि त्रिस्कंद ज्योतिषी विरला ही मिलते हैं,
जिनका तीनों स्कंधों पे अधिकार है, ऐसे ज्योतिषी विरला ही मिलते। ये मैं जब बच्चा था उसके पहले की बात है। तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग जब सूर्य सिद्धांत की बात करते हैं, फलाने की बात करते हैं, तो सब कुछ एक को मालूम नहीं रह सकता। एक एक उसका स्कंद समझने में आपकी जिंदगी निकल जाए। हाँ, परंतु उसका मतितार्थ समझे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ना समझे, परंतु अब 360 दिन है या 365 दिन है, इस पे चर्चा होती रहती है विश्वोत्तरी दशा में। तो और सूर्य सिद्धांत की हम बात करते हैं, वो बोलते हैं तत्त्रिशता भवेन मास सावन और को दय ग्रहण कुर्यते, ऐसा बोला है सूर्य संहिता में। सॉरी, हाँ, सूर्य संहिता में ऐसा कहा गया है। तो हम उसको ख्याल नहीं रखते या हर घंटे ऐसा कैलकुलेट करते, तो वो सावन दिन से करते हैं। यदि वो सावन दिन से किया जाता है, कभी कभी सूर्य सिद्धांत की भी किताब जरा ढंग से पढ़ लेना चाहिए। तो उसमें उन्होंने दिया है कि हम परिमाण कैसा निकालते, क्योंकि उस वक्त जो एक हमने शास्त्र तैयार किया, हमने है ना, हमारे पूर्वजों ने, ऐसा तो वो शिव जी ने रिवील किया, ऐसा कहा जाता है, वो जो सच भी है, सभी शास्त्र और कला उनसे निकली है। बोलते धर्मम शाखम वयोधितम, ऐसा गुरु गीता में कहा है भगवान शिव ने, कभी कभी वो भी पढ़ लेना चाहिए। तो ये ऐसा है कि उसका कारण भी बताया उन्होंने, सूती का आदि परिच्छेदो, ऐसा करके दिन मास अब जो है ये सावन से निकालना चाहिए, मध्यम गति भी ग्रहों की सावन से निकालना चाहिए, ऐसा उसी सूर्य सिद्धांत। हम सूर्य सिद्धांत पढ़ते हैं, हम संहिता पढ़ते हैं, हम होरा पढ़ते हैं कि होरा स्कंद अलग है, परंतु उसका पहले इसका आधार क्या है ये तो सुन, क्योंकि गणित यदि नहीं है तो आप मध्यम ग्रह भी नहीं निकाल सकते, आप स्पष्ट ग्रह भी नहीं निकाल सकते। उस समय में किस प्रकार से ग्रहों का, हम ग्रहों के जो अंश है या उनके जो कोण है वो कैसे निकालते थे, तो शंकु प्रस्थापित करते, है ना। ये मैं बोलना नहीं चाहता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि विद्वान ज्योतिषों में ये बोलने को कोई हरकत नहीं। यंग स्टूडेंट्स को बोले तो वो संभ्रम की स्थिति में चले जाए और डर के शास्त्र से ही जाए, इसलिए मैं सहसा इस बारे में कभी बोलता नहीं हूँ। आज मुझे लगा कि विद्वानों के सभा में इसके बारे में हमने बोलना चाहिए। तो शंकु खड़ा करते थे, उस पे जैसे किरण आए, छाया देख के वहां से हमारा चालू हो जाता है कितने अंश में, क्योंकि भुजंग कोटि से आपको डिग्री मिल जाती है ना, चाप का उनका गणित करके। तो अब ये प्रश्न आता है कि भाई सूर्योदय किसको समझ, ये क्यों होता है, क्योंकि सूर्योदयात इष्ट घटी ऐसा कहा है ना। हम जब लिखते भी है कुंडली तो सूर्योदयात इष्ट घटी, जन्म का समय जो है कि ये सूर्योदय होने से कितने घटी में इसका जन्म हुआ, इसी प्रकार से पहले लिखते थे। आज भी संस्कृत में लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, पर वो छपा हुआ रहता वैसे का वैसा लिख देते हैं, अशुद्धि के साथ भी लिख देते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। पर आप लोग सब विद्वान, संस्कृत तो विद्यापीठ से भी काफी लोग हैं, उनको संस्कृत आती है, मुझे तो बहुत कम आती है। तो यदि ऐसा है तो सूर्योदय का समय क्या होगा, सूर्य आधा उगने के बाद का समय होगा क्या, इसके बारे में हमने विचार किया। मुहूर्त शास्त्र को हम होरा में लाने की कोशिश करते हैं। कई बार मुहूर्त शास्त्र में है कि वो आधी डिस्क उसकी जब आती है उसको उदय समझे, मुहूर्त शास्त्र में लिखा है जरूर, ये होरा शास्त्र इसका काम थोड़ा अलग ढंग से चलता है। इसलिए रिफ्रैक्शन लेना कि नहीं लेना, इसमें भी बहुत सारी, मैं इसलिए टेक्निकलिटी में अभी जा रहा हूँ क्योंकि ये विद्वानों की सभा यानी ऐसा तो जो भी ज्योतिष सीखने जाता है वो पहले साल का भी जो विद्यार्थी है वो भी विद्वान है, इतने क्लिष्ट सब्जेक्ट में जो जाना चाहता है वो विद्वत्ता के बगैर उसमें जाएगा। बहुत कम रहेंगे जो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आएंगे और चले जाएंगे, परंतु सरसा जो टिके रहते हैं उनको जिज्ञासा रहती है। और मेरे जीवन के अंतिम समय में मैं ये सोचता कि मुझे जितना मालूम है वो तो बता दूं, या मैं जो तर्क उसके लिए प्रयोग करता हूँ उसको बताने की कोशिश करूँ। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूर्योदय कौन सा होता है, ऑब्वियस है कि टिप ऑफ द सन अपीयर्स ऑन द ईस्टर्न होराइजन, यही समय सूर्योदय का है। ये समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग, अरुणोदय झाला है ना, उठ लवकरी गोपाला आहे ना, काहीतरी असं आहे ना, आमच्या हिला माहित असेल, भोपाळी म्हणतात सकाळी उदयाष्टली मित्र, तर उदय झालेला असतो तो अरुणाचा काळ असतो, सूर्योदयात इष्टघटी आपण पाहत असतो। तो इसलिए हमको ये छोटी छोटी चीजों में इतना फर्क आता है, तो हम उसके
फलाना घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड्स में कहा जा रहा है, इससे आपका भविष्य कथन गलत हो रहा है, इसके बारे में हमने जरूर सोचना। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत बार ऐसा यह अनुभव, जब मेरे को अंशों में दिखता है बर्थ का टाइम 12 मिनट, 12:30, 27.5 तो मैं बोलता हूँ कि ये तूने करेक्शन करके लाया, ये मत ला। इसका कारण ऐसा है कि यदि हमें लग्न ही नहीं समझना, तो लग्न से के परिप्रेक्ष्य में, जातक के परिप्रेक्ष्य में वो 11 भाव है, इसे हमने पहले जातक तो आपको दिखता है वो तो ठीक है, पर ये जो बाकी भाव है जातक के परिप्रेक्ष्य में, उसकी माँ उससे प्यार करती है कि नहीं, ये जातक का विचार है। वो माँ का विचार कोई अलग रह सकता है, या उसका भाई झगड़ालू है ऐसा इसको लगता है, और भाई झगड़ालू न हो ऐसा बाकी दुनिया को लगता है। तो ये रहेगा, क्योंकि ग्रह वहां पे जो स्थित होते हैं वो इसका क्या सोच है ये बताते हैं, ये किस प्रकार से अपने को दिए हुए जो भी शक्तियां हैं इसका अच्छा उपयोग करता है या नहीं करता, ये वो भावों को देख के उसकी समझ बता। इसे आप कृपया, ये मैं बताना नहीं चाहता था, परंतु ऐसा मुझे लगा कि अब इसने बोल दिया कि भाई परखड़ बोलता साहब, यानी बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, तो मैंने बोला स्पष्ट बोलने की भी झलक हम दिखा देंगे थोड़ी बहुत हमारे कीर्ति को, है ना। तो इसे हमने ख्याल में रखना, इसे ख्याल में रखने के बाद में हम ये सोचे कि एक दूसरा एक बहुत बड़ा गलतफहमी है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेटर्निटी में। हमारा सब हम भाई हैं, तो भाइयों में रहते हैं अलग अलग विचार। कई लोगों को ऐसा लगता है कि लघु पाराशरी और पाराशरी कुछ अलग। तो पहले ये समझ लीजिए कि पहले 2 श्लोक छोड़ने के बाद में एक भी श्लोक लघु पाराशरी का ऐसा नहीं है जो बृहद पाराशरी में थे, जब भी उसे पढ़ने की कोशिश। मेरा दुख ये है कि लोग पुस्तकों का भंडार लगाते हैं, उसे पढ़ते नहीं, कभी भी नहीं पढ़ते। या अपर प्लैनेट्स हमने लेना कि आउटर प्लैनेट्स आजकल उनको बोला जाता है, फैशन हो गई है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो आदि को बोलने की। और इधर हम सूर्य सिद्धांतीय की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला है नक्षत्र के नीचे रहते हैं, नक्षत्र के अंदर नहीं रहते प्लैनेट्स, और वो आंखों से दिखना चाहिए। ज्योतिष्य का अर्थ ही चमकने वाले चीजों का अभ्यास। वो तो हम ऐसा ही बोलते हैं लोगों को अच्छा लगे इसलिए कि ज्योति और ईश करके ज्योतिष होता है, पर ज्योति और ईश हो गया तो वो उसकी मात्रा बदल जाएगी, है ना। तो ज्योति और ईश में दीर्घ मात्रा आ जाएगी, रस्व मात्रा नहीं रही। ज्योतिष का अर्थ ही चमकने वाली चीजों का, इसलिए वो आंखों से दिखना चाहिए। इसीलिए हमें बोलते हैं कि जो गणित से साध्य हो गए ग्रह, उनको दृक गणित से उनका सामंजस्य, यही फर्क है मध्यम गति और स्पष्ट गति में। इसे भी हमने समझ लिया। मैं आज पूरा टेक्निकल साइड में ज्यादा जा रहा हूँ, और गलती हो गई तो गुरुजन मुझे माफ कर देंगे, मेरे से वरिष्ठ श्रेष्ठ और ज्ञानी भी लोग बैठे हैं तो मुझे माफ कर दिया, पर ये मेरा मन है वो मैं बता रहा हूँ। तो कई लोगों को ये भी पता नहीं कि उसके 100 श्लोक लेके एक सुश्लोक शतक करके भी ग्रंथ, उसमें भी उड़ुदाय के बारे में वो अब ग्रंथ मिलता नहीं। अब हमने बचपन में पढ़ा था, कुछ कुछ थोड़ा याद रहता है, उस श्लोक बाद में हम वो उम्र के हिसाब से भूल भी जाते हैं। मयूर चित्र के अनेक प्रकार, खान खाना का रहम खान का एक ग्रंथ है, वो थोड़ा फारसी थोड़ा संस्कृत में लिखा हुआ है, परंतु केवल ग्रंथ रहने से उसको ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई फायदा। मेरा ये सजेशन है कि पहला जो हिस्सा दिया है, पहला जो 2 पहले अध्याय जो, इन्हें ज्योतिषी बहुत मन लगा के पढ़े। आज भी यदि किसी को पूछा कि पिता का कारक कौन है, पुत्र का कारक कौन है, तो उत्तर क्या है आप सोचिए। शनि आपके कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि बृहद पाराशरी हम कसमें खाते हैं पर हम पढ़ते नहीं। यदि हम पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि शनि को भी पुत्र का कारक कहा गया। अब ये कौन सा पुत्र है इसके बारे में कभी हमने विचार नहीं। यदि वो गुरु को पुत्र कारक भी बोल रहे हैं, शनि को भी पुत्र कारक है ना, ऐसा क्यों बोलेंगे। वो विद्वान ऋषि थे, वो कोई हमारे समाज थोड़ी थे कि थोड़े 5-50 साल पढ़ लिए ज्योतिष और विद्वान हो गए, ऐसा तो था नहीं, है ना। एक शास्त्र उन्होंने, उनको प्रवर्तक कहा जाता। तो ये कौन सा पुत्र है, इसके बारे में कभी किसी के मन में शंका क्यों नहीं है। ये आना चाहिए। ये जब आएगी तो हम ज्योतिष के और एक स्तर ऊपर चले जाए।
क्या ये वो जातक के पुत्र की बात कर रहे हैं, या वो जातक को ही पुत्र के भूमिका में वो जब रहता है तो शनि से देखो ऐसा कह रहे हैं? इसके बारे में कभी किसी ने चर्चा होती हुई मैंने देखी है ना। मैं इसमें किसी को नीचा मेरा कहना ऐसा है, जब हम बात करते हैं या हम जैमिनी को वो व्यास का जैमिनी से पूर्व मीमांसाकार जैमिनी से जोड़ देते हैं, ऐसा रहता तो वो पाराशर के पहले के रहते। और लोग कई बोलते हैं कि वो पाराशर के, तो प्रवर्तकों में उनका नाम क्यों नहीं आता? कभी कभी ये मैं समझता हूँ कि लोगों को श्रद्धा उनकी पैदा हो, इसलिए कभी आपको आवरण भी देना पड़ता। शिव जी का मूर्त रूप तो है ही नहीं, है ना, वो फिर भी उनको एक मूर्त रूप दिया गया है। और आप महाकाल में जाओगे तो हर दिन उनकी वेशभूषा अलग की जाती, कभी उनको मूछें लगाई जाती, कभी उनके उनकी वेशभूषा रोज बदलती रहती है ना। ये इसलिए है कि कई बार उनको ज्यादा डेकोरेट करने से पहले लोग आना तो चालू हो जाए, फिर वो अमूर्त से मूर्त की तरफ जाए। तो इसलिए जब ज्योतिष में ऐसा किया जाए उसके मैं खिलाफ नहीं, पर मैं स्पिरिचुअल हूं कि नहीं इस पर मैं डिस्कशन सुनते रहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी केवल ग्रहों से यदि आती तो सभी स्पिरिचुअल हो जाते, और यदि सब हम स्पिरिचुअल सचमुच रहे, 75% बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल क्यों हूँ, तो अरे इतने यदि रहते तो दुनिया में ये झगड़े बढ़ नहीं होते कभी। तो स्पिरिचुअल होने की संभावना होना और एक्चुअल स्पिरिचुअल होना, इन दोनों में जो अंतर है ये मन का है, ये चंद्र का है। इसे पहले हम समझ, हम चंद्र को केवल वो अच्छा है वो माता यहीं पे रख के उसको छोड़ देते हैं, पर ये आपका मन भी है, ये चंचल भी है। और इसीलिए क्षीण चंद्र पे शनि की दृष्टि रही तो प्रवज्ञा प्राप्त होती है, ऐसा कहा। पूर्ण चंद्र पे नहीं कहा। हमें ऐसा लगता है कि चंद्र बलवान हो गया, हाँ चंद्र सबका बीज है, उनके बल का ये सही है, परंतु ये चंचल यदि रहेगा। इसीलिए हम जब मंत्र शास्त्र की ये करते हैं, मंत्र शास्त्र में ऐसा कहा गया मंत्र सिद्धि जो होती है वो ग्रहण के वक्त होती है। हम ग्रहण को बुरा कहना चालू कर देते हैं। तो हम ज्योतिष हमें इतना नहीं समझता, हम लोगों को मंत्र बांटते रहते थे, शादी नहीं हो रही फलाना मंत्र करते, वो क्या झगड़ा हो गया ये मंत्र करते, अब वो सब ठीक है। मंत्र सिद्धि कब होती है? पर्व काल में। पर्व काल कौन सा होता? अमावस्या के दिन भी होती है। अमावस्या को हम अशुभ बोलना चाहते, ठीक है कि पाराशर जी ने बोला कि वो जन्म अशुभ है और उसके लिए उन्होंने उपाय बनाया, पर आप सोचोगे नहीं, क्योंकि पाराशर ने भी बताया कि ये जो शौनक ने बताया, वो शौनक से गर्ग ने बताया, उसको मैंने प्राप्त किया, ऐसा पाराशर भी, वो भी अपने गुरु परंपरा का वर्णन करते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि इसमें गर्ग का ऐसा मत है, मेरा अलग। तो ज्योतिष में अलग मत का प्रदर्शन करना, इसका मतलब किसका अपमान करना नहीं। आजकल ऐसा हो गया है कि हम यदि जो ट्रेडिशनल व्यू चालू है या जो चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा आगे में, इसके विरुद्ध किसने बोल दिया तो वो हेरसी हो गई, ये ज्योतिष के खिलाफ है। ये हमारे धर्म में है ही नहीं हेरसी की भावना। ये जो है उसको क्या बोलते हैं कि हेरसी को और एक शब्द है, मैं भूल जाता हूँ कई बार, अभी बुढ़ापे में थोड़ा सा हो जाता है, कि भाई धर्म के अगेंस्ट किसी ने बोल दिया तो वो मूर्ख हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये धर्म इतना साउंड है कि इसको किसी ने क्रिटिसाइज करने से फर्क नहीं होता। चारवाक ने बोला था ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत्, उसको भी हम चारवाक मत करके उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो वैसे रहते थे, केवल वो मत नहीं प्रदर्शित करते थे ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसे हमने शांतता से समझ लेना चाहिए। ये शास्त्र क्या, ये क्या करता है? ये हम अंगूठियां देते हैं, हम जेम्स देते हैं, ये एग्जैक्टली किस प्रकार से हमें मदद करते हैं, इसके बारे में संशोधन होना चाहिए। जयपुर के ज्वेलर्स ने लिखे हुए किताबों से हम जब ज्वेलरी देना चालू करते हैं तो तकलीफ में तो आएंगे। हाँ ठीक है, ज्वेलर को तो फायदा होता है, उसकी तो चीजें बिकती है, परंतु क्या हमने समझा कि हम ये क्यों दे रहे हैं? मैं ऐसा आग्रह करूंगा कि इस बारे में विस्तृत, क्योंकि आजकल इतनी यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, इतने विद्वान लोग उसमें आ रहे हैं, हम जिन्हें सुशिक्षित बोलते हैं, काफी पढ़े लिखे और जिनको बहुत इसकी इच्छा है, रिसर्च करते हैं, ऐसे लोग आए हैं। इस चीज में रिसर्च करना जरूरी है। रिसर्च करके उसको शास्त्रीय दृष्टि से उसका सिद्ध करना भी जरूरी। अब ये सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है कि हम हमारे सर को वो इलेक्ट्रोड्स लगा के करो, जैसा टोनी नाडर साहब ने किया था? नहीं किया था ऐसा, वो भी किया हुआ है। और वो हमारे कुंडलिनी जागृति के लिए वगैरह जो किया जाता है उसके बारे में उन्हें महर्षि महेश योगी के किया था, उनका प्रसिद्ध है, आप में से काफी लोगों को मालूम होगा टोनी नाडर का नाम। तो परंतु भाई बोलता हूँ कि
प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष बता ही देगा इसने ये किया, इसके बाद क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। हम ये दे रहे हैं तो ये कौन सी उसमें खामी है इसलिए दे रहे हैं, है ना। क्या इसमें सचमुच इतने रत्ती देना चाहिए ऐसा शास्त्र में होगा क्या हमारे। ये सनातन शास्त्र, ये गरीबों के लिए भी, ये केवल अमीरों के लिए नहीं। इसलिए उसमें मुझे ऐसा याद है कि वो कौन सी मूलियां बांधना वगैरह उसके बारे में राज्य लक्ष्मी जी ने भी बताया, वो सही। कौन से धान्य का प्रयोग करना, ये भी सही है, क्योंकि हर चीज हर एक तो और कुछ नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्म से ही फल की प्राप्ति। हम कर्म तो बताते नहीं, तो क्यों नहीं बता। हम का मतलब मैं सबको मैं एक जनरल मैं जो देखता हूँ आजकल, वो टीवी पे आते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, वो वहां पे बताते हैं कैसा ज्योतिष का, फिर नीचे में आता है ये मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करो, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कृपया उसमें गलतफहमी न कीजिए, मैं आप लोगों के या पढ़े हुए के बारे में, ये जो चल रहा है इसके बारे में। तो इस प्रकार से हम यदि उसे मार्गदर्शन कर सकते, हमें ये यदि पता चला कि ये मानसिक दृष्टया असंतुलित है, तो उसके राशि चक्र में वो कहाँ दिखा था, हमें पता होना कि यही चीजों में यहाँ यहाँ खराबी होना चाहिए, या ये जो ग्रह है ये हमसे कुछ कृति करवाते हैं, ऐसा हम ऐसा बोलते हैं मेरे ग्रह ही खराब है ना। हम हमारे कर्म को कभी हम बुरा बोलते ही नहीं है, दुनिया की एक पद्धत है कि हमारी गलती नहीं है, वो सब उसने किया है, ठीक है चलो उन्होंने किया ये भी मान लिया। ये क्यों करवाते हैं आपके यहाँ, क्यों किया तो आपने, तो कोई ना कोई आपका कर्मिता जो है, हमारा मराठी में बोलते हैं करने वाला जो है, करवाने वाला है, वो कोई है, वो ग्रह है, वो किस प्रकार से कर रहा है, इसके बारे में हमने ज्यादा विश्लेषण करना चाहिए। वो क्या रहा है आजकल कि, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी का भी अपमान कभी भी नहीं करता, कीर्ति को मालूम है हमारा कि मेरा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहता। मैं ये बोलता हूँ कि हम 200 चीजों को पढ़ना चाहते हैं एक वक्त में। अच्छा, हम यदि 200 शब्दों में उसे 200 प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, तो इस वजह से तो हम कभी संभ्रम में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उसको कहा जाता है मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन ओवरलोड, है ना। इवन आपके कंप्यूटर भी क्रैश हो जाते हैं उसमें ज्यादा भरा गया, जो आईटी वाले उनको मालूम है, बोलते ओवरलोड हो गया इसलिए वो अभी नहीं काम कर रहा, धीरे धीरे कर रहा। तो क्या इतने टूल्स की वाकई जरूरत थी। आज के दिन में ठीक है, आज हम एक क्लिक पे कंप्यूटर के हजारों कुंडलियां निकाल, मैं जब छोटा था तो हाथ से निकालने पड़ते थे, है ना। या मैं और एक बताता हूँ, ये ट्रू नोड और मीन नोड, सत्य और क्या है, सत्य आप बोल सकते हो उसको छाया ग्रह, और असत्य या सामान्य छाया। तो हमने फिर ज्योतिष के ग्रंथ पढ़े, सदैव वक्रीणा दैत्य, है ना, चंद्र सूर्य शीघ्र गोयता, ऐसा कहा है, ये उसका प्रमाण है कि ये सदैव वक्र ही सकते। ट्रू नोट से वो कभी सामने भी चले जाओ, तो सामने कैसे, वो काल्पनिक दो बिंदु है, पांडे सर ने जब बताया है कि दो काल्पनिक बिंदु है जहां पे इनकी कक्षाएं काटती है एक दूसरे को, सूर्य की और चंद्र की। तो वहां से वो फिर से वहां जब आते हैं, इसका जो अंतर है, इसकी एवरेज स्पीड निकाली गई, उनको पिंड तो है ही नहीं, उनको शरीर तो है ही नहीं, तो इसलिए हमने काल्पनिक दृष्टि निकालते हैं, इसलिए वो कहते हैं सदैव वक्रीणात्, चंद्र सूर्य शीघ्र गोयते, चंद्र और सूर्य हर वक्त सीधे जाते हैं, बाकी ग्रह कभी उल्टे जाते कभी सीधे जाते, ये बेसिक प्रिंसिपल, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। फिर हम ये कंफ्यूजन क्यों लाते हैं, मैं कई बार पंचांगों में भी देखता हूँ कि ट्रू नोट्स निकाले रहते हैं, तो इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रू नोट्स इसलिए होते हैं कि पृथ्वी का जिसको न्यूटेशन बोला जाता है, वो बीच में ऐसा झटका मारता है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी वजह से वो आगे पीछे, वो आगे पीछे नहीं होते, वो बराबर 18 साल के बाद में दूसरी जगह आने वाले और कहीं नहीं जाने वाले। तो इसे भी हमने ख्याल में रखा, ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती। और मैं ये सोचता हूँ कि इसमें से हम जब बाहर निकलेंगे तो हम कोई बहुत बड़ी चीज लोगों के लिए कर सकेंगे, हम इसका साइंटिफिक बेसिस सिद्ध कर सकते। मुझे मालूम है कि आज का साइंस जो है ये शास्त्र नहीं है, शास्त्र में एक फिलोसफी भी रहती है, एक उसका उद्देश्य भी रहता है, जिसे हम आज साइंस बोलते हैं। इसको उद्देश्य पैसा कमाने का जरूर है, बाकी उद्देश्य बहुत कम है, ऐसा मैं बोलूंगा, बुरा न माने। परंतु शास्त्र और साइंस में फर्क है। हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, है ना, वो थिएटर को आर्ट्स कहते हैं,
कलिनरी साइंसेस बोलते हैं, हम पाक कला बोलते हैं। देखो दोनों में फर्क है। हम वेदों के शास्त्रों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ये भी तो समझना चाहिए कि हमारा शास्त्र, ये शास्त्र है तो इसको आधार है, इसको फिलोसॉफिकल आधार भी है, इसको प्रत्यक्ष भी आधार है। केवल चंद्र सूर्य है इसलिए उसको प्रत्यक्ष शास्त्र नहीं कहा गया, वो प्रत्यक्ष में उतरता है इसीलिए उसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो वैद्यक और भेषज यदि रहते हैं ना तो इसमें प्रत्यक्ष जो होगा उसी को मानना चाहिए, बाकी छोड़ देना। ऐसा इसलिए कहा है कि यह प्रत्यक्ष शास्त्र होता है कि नहीं होता। इसके लग्न में यदि मंगल बैठा है तो ये हॉट टेम्पर है या नहीं है, माता से झगड़ा करता है या नहीं करता है, इसको घूमने में आनंद होता है या नहीं होता, या तो होगा या तो नहीं होगा। होगा तो उसका लग्न मंगल लग्न में होगा, यदि ये घूमेगा तो माता से झगड़ा नहीं करेगा, पत्नी से झगड़ा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, तो इनका विच्छेद होने की संभावना, ये तो हमको समझना है। इसी में कर्म कौन सा है ये समझ गया, इसमें से इसको बाहर निकाल। तो मैं इस प्रकार से देखता हूँ, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके किसी के भी ज्ञान को मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता, परंतु मैं ये कहता हूँ कि हम ये सोच लिया हम नाड़ी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो शास्त्र को आप जानने की कोशिश कीजिए, बाद में उसको क्रिटिसाइज कीजिए। मैं नाड़ी का बहुत ज्यादा भक्त नहीं हूँ तो सही है, परंतु मुझे उसका पता है चंद्रकला नाड़ी में आपको कुछ कुछ योग इतने खूबसूरत मिलते हैं। हम शनि और चंद्र के शुक्र के योग को समझते नहीं, वहां इंद्र योग करके उसकी व्याख्या, और वो सही है क्योंकि एक लग्न है, एक लग्न है तो दूसरा योग कारक ही रहता। और चंद्र मंगल योग या गुरु चंद्र योग ये जो है ये भी कहां से आया है, आखिरी में केंद्र कोण का संबंध आता है, केंद्र कोण इसका नैसर्गिक कुंडली में, वहीं से उसकी उत्पत्ति है और कहीं से नहीं। वो शास्त्र को लेके जो भी है उसे आपने एक्सेप्ट कर, वो परदेशी शास्त्र में होगा तो भी हरकत नहीं, वहां पे डिग्रीज देखी जाती है वेस्टर्न। तो हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ नहीं देखी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। धनेशासी त्रिकोण स्फुटगतो शनि ऐसा कहा गया है चंद्रकला नाड़ी में। इसका मतलब क्या है कि धनेश जो है वो जिस नवांश में बैठा है उस नवांश के अंशों से त्रिकोण में जब शनि आता है तो उस भाव को तकलीफ होती है। तो भाई ये कोई वेस्टर्न का कोई खोज है ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह है। हाँ फर्क हमारा यह है कि हम निरायन देखते हैं, निरायन यानी अयन को, हम अयन की चलन को वहां से कम कर देते हैं सायन को। सायन के बगैर हम डिग्रीज नहीं निकाल सकते। उसके बाद में पृथ्वी का जो प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स हुआ उसको कम करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें आंख से वही दिखे जहां हम बोल रहे हैं। इसीलिए वेस्टर्न साइंसेस में आपको सूर्य हर वक्त एक राशि आगे दिखेगी, या तो वो बिल्कुल एक दो डिग्री में या 20-25 डिग्री में 23 से कम में रहेगा तो फिर आपको दिखेगा उसी राशि में, वरना नहीं दिखे। और यही एक टीका है ज्योतिष के ऊपर जो पाश्चात्य देशों में हुई जाती है कि भाई एक्वेरियस में आप बोलते हो रहता तो कैप्रिकॉर्न में है। तो एक जगह ऐसी बात हुई तो मैंने बोला आप एक बार हमारा वैदिक ज्योतिष कहाँ दिखाता है देख लो। तो उन्होंने देखे, बोले यहाँ तो बराबर दिखा रहा है। तो मैं बोला इसका कारण कि उनको मालूम था कि वो हमें आंखों से देखना चाहिए। ये ग्रह का जो प्रकाशित होना है वो जितना ज्यादा प्रकाशित रहे उतना वो हमें ज्यादा उसकी मैग्नेटिक एनर्जी पहुंचा सकता है। ये समझ हमारे ऋषियों को थी, हम उसे भूल गए। वक्र ग्रह है तो वो उल्टा चलता है, वो उल्टा कैसे चलेगा, वो गिर जाएगा नीचे, है ना। या शनि धीरे धीरे नहीं चलता, वो चूंकि उसकी कक्षा बहुत बड़ी है, सब एक ही स्पीड से चलने के बाद में भी वो हमें दृश्यमान होता है कि वो धीरे चल रहा है। डिग्रीज जब वो क्रॉस करता है तो उसको टाइम लगता है। हम वो एथलेटिक्स के इसमें देखते नहीं है क्या, वो स्प्रिंट वगैरह में वो अलग अलग पट्टियां रहती है, तो बाहर वाले को इसलिए उसको ज्यादा आगे खड़ा करते हैं, वरना ये तो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा जो इनर सर्कल में है। यही इसकी सिद्धि है। पर ये वक्र यानी क्या, ये सूर्य से जब दूर होता है तो वक्र, सूर्य से दूर होने से चंद्र को शक्ति मिलती है, तो पूर्णमासी होने से हम बोलते हैं कि वो पक्ष बल से परिपूर्ण है, तो ग्रह को भी हो, है ना। तो ये ग्रह वो आंखों से दिखना चाहिए, इसीलिए ग्रह में जो चमकदार दिख रहा है वो जीतने वाला है। ये संहिता में दिया है, हम पढ़ते हैं ना। तो मैं आपको, मुझे लगता है मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया होगा तो मुझे बताना। नहीं 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 मेरा नहीं सर, क्योंकि क्या ऐसी है बात नहीं है। नहीं, वृद्ध लोगों का क्या होता है, बोलने लगे वो रुकते ही नहीं है ना, तो इसलिए मुझे बताते जाना। तो मैं ये इसलिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे आप समझिए, ग्रहों को पूर्ण समझ, जिसको भी ज्योतिष का उसमें रुचि है उसने ग्रहों को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि एक ग्रह अनेक चीजें करता है, एक भाव से अनेक भाव।
चीजें देखते हैं। ये क्यों देखते हैं इसके बारे में हमने सोचा, क्योंकि अब आप लोग ज्योतिष के तज्ञ हो गए हो, तो और आपने काफी, आप लोगों ने रिसर्च किया, बहुत मौलिक रिसर्च किया, पर इस भी दृष्टि को हमको सोचना चाहिए, और ये रोगों के बारे में भी ज्यादा सोचना चालू करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना भी हो गया तो भी देखते हैं हम कि कभी कभी रोगों का निदान नहीं होता, उसका वो धन्वंतरी होगा उसको भी नहीं होता, तो हमें मालूम है, तो इसमें भी हमने रिसर्च करना चाहिए। और उसको कुछ बेसिक पुराणों के स्टोरियों से हम उसको जोड़ते हैं, वो सही है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इस शास्त्र का है पुराण जो, इसलिए पुराण में इतिहास रहता है, पुराण में ज्योतिष रहता है, पुराण में राजाओं की वंशावली रहती है, वो वंशावली की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता, अब वो पूजा पाठ में बैठे रहते हैं, वो अलग लोगों के लिए। तो उसको हम एक सूक्ष्म चीज को समझाने के लिए उनको जरूर उस स्टोरीज को हमने उसका उपयोग करना चाहिए, परंतु होता क्या है, हम उसी में लटक जाते हैं, और ये जो मूल जो ज्योतिष है इसको हम भूल जाते हैं। कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, आप लोग अभी बहुत हो गए होंगे, पर आखिरी का उदाहरण देता हूँ, टाइम भी हो गया होगा, घड़ी वड़ी तो रहती नहीं है मेरे पास, दोनों हाथों में नहीं रहती, तो इसलिए हमारी मिसेज बोलती है आप कितने भी देर बोल सकते हो, तो बोला घड़ी नहीं रखे तो अच्छा रहता है ना। पहले ऋषि मुनि बाहर बैठते तो उनको सूरज कहाँ गया घड़ी समझ जाती थी, अब तो हम घर के अंदर बैठते हैं, तो क्या होता है देखो, कभी कभी हम लोग छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, हम बहुत बड़े चीजों में घुस जाते हैं। हम D60 की बात करते हैं, 2 मिनट में लग्न बदलता है। नारद ने बोला है कि कमल पत्र को एक सुई से छेद करने में जितना वक्त लगता है उतना समय है लग्न का, वो ब्रह्मा को भी नहीं जानो कुतो मनुष्य, है ना। तो इसलिए वो हम एक्यूरेसी वहां से जानने से हम बेसिक लग्न समझ में कहा गया है कि यदि वो लग्न सही नहीं है तो सभी आपका बोलना ये दुषा हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, तो इसे भी हम ध्यान में रखें और बहुत अच्छे ढंग से इसका विचार करें। मुझे ऐसा लगता है कि होरा में ज्यादा और भी ध्यान देने की जरूरत है। हम प्रश्न मार्ग देखते हैं, प्रश्न मार्ग सीखने के लिए एक जिंदगी चली जाए, है ना। हम ये नहीं सोचते कि भाई इतने विद्वानों ने, पाराशर ने, हालांकि वर्ग कुंडली इसका संबंध नहीं है, परंतु वर्ग कुंडली देखी जा सकती है इंडिपेंडेंटली, पर पाराशर ने नहीं कही, उन्होंने उससे विषपक बल निकालने के लिए कहा गया। इसका मतलब कि उसका एप्लीकेशन फिर से आपको राशि में करना पड़ता, क्योंकि डिवीजन चार्ट का पहला डिवीजन तो राशि ही है ना। तो इसको भी हमको सोचना चाहिए कि क्या ये वही सही है क्या, या ऐसा तो नहीं हो रहा जैसा मैं बचपन में करता था ना, किसी भी कुंडली दे दो मैं उसको जस्टिफाई कर डालता था क्योंकि मुझे इवेंट मालूम होता था, तो कहीं हम ऐसे ये ट्रैक में तो नहीं पड़ता, ये भी सोचना चाहिए। हाँ, उसका फायदा बहुत ज्यादा है वर्ग कुंडली का, बगैर वर्ग कुंडली से आपको बहुत ज्यादा सूक्ष्म नहीं समझ सकता, ये सही है, पर उसकी एक थोड़ी आसान पद्धति यदि निकाली जाए तो मुझे ज्योतिष को फायदा हो, वो सही अर्थ में उसका उपयोग कर सकेगा। इसमें भी 2-3 चीजें रही है कि होरा परिवर्तित वय करना या कर्क और सिंह करना, दृष्टा सोमनाथ का वापरना। अच्छा, सोमनाथ का यदि दृष्टा हमको उसका प्रयोग करना, कौन से प्रकार से करना, वो राशि दृष्टियों में करना या ग्रह दृष्टि में करना। नववंश भी कृष्ण मिश्र ने, हमारे राज्य लक्ष्मी जी को मालूम होगा, उन्होंने नववंश में भी वो रिवर्स और फॉरवर्ड वाला दिया, तो इसको हमको समझना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने टेक्निकलिटी में चाहिए, आखिरी में हमारे पास जो जातक आता है उसको कुछ नहीं करना, हमको क्या, उसको को उसके तकलीफ का प्रश्न उत्तर, और वो हमारा मुख्य जातक। तो ठीक है कि मैंने 200 ग्रंथ पढ़ लिए, 600 पढ़ लिए, या 4 किताबें लिख दी जैसा ये बोल रही थी, वो ठीक है, वो अच्छा है, बुरा नहीं है उसमें कुछ, परंतु आखिरी में हमें उसके गहराई में जाना चाहिए, भावार्थ रत्नाकर के समान भी किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भाव के अर्थ का रत्नाकर है, वो सुंदर है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। पहला ही उसका मेरे ख्याल से श्लोक है कि मेष लग्न में गुरु यदि दशम भाव में होगा तो योग नहीं देता। अब प्रश्न ये आता है कि ये नवमाधिपति दशम में बैठ गए, इसका योग क्यों नहीं, है ना। तो कोई बोलते कि वो नीच का होता है, इसलिए नीच का होगा तो वो 12वें का अधिपति शुभ स्थान में नीच का होकर बैठा तो विपरीत राजयोग करता है, तो ये क्या लफड़ा है ना। तो भावों को भी बहुत गहराई में जाना पड़ता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उस पर काफी रिसर्च करना बाकी है,
और ऐसे अनेक विषय है। संहिता में जिनकी स्पेशलिटी है उन्होंने संहिता में रिसर्च करना चाहिए। राज्य लक्ष्मी जी अच्छा करते हैं, तो क्योंकि मैंने उनके कुछ लेक्चर सुने हैं, उसमें उसको हमें सोचना चाहिए। मुहूर्त शास्त्र में भी सोचने की क्या हो रहा है कि हम एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उत्तर भारत में शादियां रात को होती है, वो मुहूर्त सही माना जाता है। दक्षिण भारत में दिन में होती है। तो क्या मुहूर्त शास्त्र में गलती है या हमने पढ़ा नहीं? गंडकी और गंगा के बीच में अलग क्यों परिमाण दिए हुए? पूर्णमासी का पूर्णमांत और अमांत, इस दो प्रकार से हम हमारे चैत्र वैशाख आदि को देखते हैं। इसलिए 15 दिन पहले उत्तर भारत में चालू हो जाता है ना चतुर्थ, बराबर है ना? तो इसका लॉजिक क्या है? इसे ढूंढने का रिसर्च यदि कोई करे तो बड़े उपकृत कर देंगे वो, क्योंकि लोगों को उसका फायदा होगा। हमारी बारिश वारिश के लिए जो हमारे काश्तकारों को अनाज उपजाने में मदद कर देंगे, वो मैं कर नहीं सका, शायद अगले जन्म में, मतलब इस जन्म में तो शायद मैं ये हो रहा है पूरा नहीं समझ सका, तो वो क्या करूंगा, पर करने की मेरी इच्छा है। और जो भी करता होगा तो मुझे जो समझता मैं जरूर बताने की करूँ, पर उसमें मुझे बहुत कम। मैं इसमें कोई भी शर्म नहीं मानता कि मुझे भाई गणित यानी सिद्धांत या संहिता में मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। परंतु मुझे समझता है कि यहाँ गलत बताया जा रहा है, इतना ही मुझे समझता है। तो मैं ऐसा भी इंश्योरेंस सर्वेयर था, मुझे वो टूटी हुई गाड़ियां जल्दी समझती थी, अच्छी गाड़ियां नहीं समझती थी, तो वो मेरी आदत है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सब विद्वान है, इस पे विचार करें कि हम इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ सके जिससे जातक को फायदा। हमारे पीछे कितना लोग बोलते हैं कि ये बहुत विद्वान है वगैरह, वो बहुत गौण चीज है, उसको कोई मतलब नहीं है। ये शास्त्र लोगों को मदद करने के लिए अपरा विद्या है। इसका फायदा लोगों को इस पे अच्छे ढंग से अपना जीवन कैसा व्यतीत किए इसके लिए है। इसमें हम जिस भी ढंग से कर सके उस ढंग से करें। मुझे लगता है कि मैंने आपका बहुत समय ले लिया है कीर्ति, मुझे बता नहीं रही कितना वक्त हो गया है, और शायद 1 घंटे से तो ज्यादा 1.5 घंटा भी खा लिया होता, दूसरे वक्ता को भी बोलना है। तो मैं इतना करके आपकी विदा लेता हूँ। मेरे वजह से किसी का अपमान हुआ होगा तो मुझे माफ कर दे, मेरी आदत तो जाएगी नहीं। मंगल मेरे द्वितीय भाव पे बैठ देखता है, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा हार्श बोल देता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। नमस्कार। खूप खूप धन्यवाद सर. प्रणाम आपल्याला. आणि अतिशय सुंदर पद्धतीने वेगवेगळ्या संकल्पना आणि त्यातली सूक्ष्म काही बाबी खूप छान समजावून सांगितल्या, ज्यावर माहिती असतं काही वेळा पण त्यावर लक्ष दिलं जात नाही. आणि नेहमी आपण म्हणता की तुम्ही पुस्तक वाचा. मी इतरांना पण सांगते की शर्मा सरांकडे जर जायचं असेल ना तर पुस्तक वाचून जा. आणि तुम्ही प्रायमरी प्रश्न विचारले तर ते तुम्हाला एकच उत्तर देतील, पुस्तक नीट वाचा. आणि ते खरंच आहे, ते पुस्तक नीट वाचल्याशिवाय जाऊ नये, कारण सगळं काही असं असतं. नाही, हा. असं नाही यावं. मी अशासाठी म्हणतो की एकदा पुस्तक वाचा अशासाठी, कारण काय आहे, मला लहानपणी मी देखील काय करतो, मैं भी क्या करता था जब मैं छोटा था ना, तो मैं पहले 2-3 वो अध्याय तो ऐसे ही घुमा देता था, फिर मैं जाता था योगों पे, और वो योग देखने के बाद खुद की कुंडली देखता था, और फिर मुझे लगता था इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, या इसमें मैं एकदम महान आत्मा हो गया हूँ। तो मैं था नहीं, मुझे भी मालूम था कि मैं नहीं हूँ आज भी नहीं, है ना? तो इस चक्कर से इसलिए बाहर निकले क्योंकि योग जो है ये इम्पिरिकल फॉर्मूला है, बरोबर. ये पाई आर स्क्वायर वो उतना ही फॉर्मूला है। पर ये जब फॉर्मूला आप भूल जाते हो तो उसका आधार आपको मिलना चाहिए। जैसा धर्म कर्माधिपति योग है, पर शनि और हमारा गुरु ये यदि इकट्ठा आए तो मेष लग्न के लिए वो योग कारक नहीं होते, ऐसा बोला गया है भावार्थ रत्नाकर में। अच्छा, वो भी विद्वान थे, तो कुछ तो उसका कारण होगा। हो सकता है कि उनका तर्क अलग गलत हो, वो अलग बरोबर. बात, पर हमने इसको सोचना चाहिए। मैं भावार्थ रत्नाकर का इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ तो करते रहता हूँ, ऐसे आड़े टेढ़ी चीजें ढूंढने का मुझे शौक है कि जहाँ हम जो समझते हैं उसकी विरुद्ध बताया गया हो। भावार्थ रत्नाकर बोलता है कि वृष लग्न के लिए मेरे ख्याल से, यदि मेरे को याद बराबर है तो शनि योग कारक के फल नहीं देता। हालांकि ऐसा भी कुछ जगह कहा गया कि तुला लग्न के लिए नहीं देता, वो वृषभ लग्न के लिए देता। अब यहाँ पे कंफ्यूजन तो है, तो इसको सॉल्व करने में मेरा टाइम जाता तर है। त्यामध्ये मूल त्रिकोण राशीचे प्लेसमेंट पाहतात ना. देणे मला माहिती, पण दोन मतं आहेत आणि दोन्ही विद्वानांची मतं आहेत. हा हा. पराशरांनी म्हटलं की योगकारक आहे, दोन्ही ठिकाणी म्हटलं. हो. भावार्थ रत्नाकर वेगळं म्हणतात. मग तर का त्यापेक्षा म्हणतात?
हा तर का म्हणतात तर म्हणून मी लिमिटेशन्स माहिती पाहिजे. हा हा नाही त्यांचं लॉजिक काय माहिती हा ही मे बी दैट लॉजिक माइट बी राइट. तो वी अंडरस्टैंड द लॉजिक. एक बार हमको लॉजिक समझने लगे, तर्क समझने लगे, इसलिए मैं बोलता हूँ किताबें पढ़ो. बरोबर. पाराशरी की कसम करने वाले ने, मैं लिख देता हूँ आपको, पाराशरी पूरी पढ़ी. आणि दुसरं राशिद अशरफ की कसम खा रहे हो, राशिद अशरफ प्रकरण नहीं. ये इसलिए मुझे बुरा लगता है कि फिर हम ना एक दूसरे को, तूने कीर्ति ऐसा कैसा पैरामीटर लिया, पूरा तो पढ़, शायद वहां कहीं तुम होगा वो बराबर कर रही होगी. पर तू वृद्ध हो गया है, अब तुझे एक अधिकार मिल गया है, इसलिए दूसरे को बोल के बोला, ये तो सही नहीं ना. चलो याच्यात ठीक है. त्याचप्रमाणे हेही एक चांगलं सांगितलं की सर्वांमध्ये एकवाक्यता जरी नसेल तरी शास्त्रासाठी एकत्रित येऊन काहीतरी विचार केला तर तो फ्रुटफुल होईल, म्हणजे फलदायी ठरेल. तर हे असं सर्वांनीच शास्त्रात आपल्याकडे दिसतंय ते. शास्त्रात बेटा असं म्हटलंय की जेव्हा दोन मुलींमध्ये मताचा भेद असतो तेव्हा त्याचं सामंजस्य करा. बरोबर. आणि कारण दोघं तेव्हाच वेगळ्या दृष्टीने त्याच गोष्टीकडे पाहत असतात. त्याची बरोबर. बोलायची पद्धत वेगळी असते, याची वेगळी असते. चूक कोणीच नसतं, पण त्यांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो. नहीं चूक कोणी नहीं, हम्म. सब अंधे हैं, सब सात वो अंधों की जो कहानी है ना, हाथी और सात अंधे, हो, सब ऐसी है. हत्तीची गोष्ट. हाँ, हम पूछ को वो रस्सी है बोलते हैं, कोई बोलता है, बरोबर. कोई बोलता हा है. म्हणजे ज्याला परंतु ये जसं सात दिसलं, अंधे एक दूसरे से बात करने लगे तो शायद पूरा हाथी का स्वरूप समझ में आएगा. ज्याला काफी समझ में आएगा. जो भाग दिसला, जो अभ्यास केला, त्याला तोच तेवढाच परिपूर्ण वाटतो आणि तो वाटू नये. हाच एक संदेश आहे ना, की त्याच्या पलीकडे दुसरे पण भाग असतात आणि त्यांची पण माहिती ठेवायला हवी. कमीत कमी अप्लाय नाही केलं तरी ते ज्ञात असले पाहिजे आपल्याला की हे असं पण असतं. हा बरोबर आहे. आणि ज्ञानाचं कोणाचं ठिकाण नाही ना. एक शिव सोडले तर ते बाकी कोणाला ज्ञानफान नाही. बाकी आम्ही ते असेच घुमत राहतो. तर हे आपण समजून घेतलं, स्वतःला ऍक्सेप्ट करून घेतलं की माझ्यापेक्षा छान सांगितलं सर आपण. आणि एक स्वतंत्र हे मी मुलाखत घेणारच आहे आदरणीय शर्मा सरांची, आणि त्यामध्ये मी प्रश्नोत्तरी करणार आहे आणि प्रातिनिधिक स्वरूपाचे प्रश्न मीच विचारणार आहे त्यांना, आणि त्यानंतर आपल्या आदरणीय कुलकर्णी सरांचं पण घेणार आहे. ह्या दोन गुरुजनांचं मला लाभ मिळणार आहे. तर धन्यवाद सर. मी आपले पुन्हा एकदा श्रद्धा सुमनांनी आपल्याला प्रणाम करते, अर्पित करते श्रद्धा सुमन, आणि आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देते, खूप खूप कृतज्ञता व्यक्त करते आपल्या प्रती. आपण इथे येऊन सुंदर मार्गदर्शन केलं, उद्बोधन केलं, त्याबद्दल सर्वजण त्याविषयी विचार करतील आणि त्यावर आणखी अंमल पण करतील. खूप खूप धन्यवाद. आपण हे सेशन इथे थोडा वेळ थांबवू. लगेच एक अर्ध्या मिनिटात आपण कुलकर्णी सरांचं शेवटचं सेशन आहे ते सुरू करूया. नमस्कार.